नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना मिस सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारी गढ़वाल की मंदिरों की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा तीसरा जनपद चल रहा है रुद्रप्रयाग, और हम लोग केदारनाथ मंदिर के बारे में प्रमुख तथ्य देख रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी से आगे मतलब केदारनाथ मंदिर में ही अगला पॉइंट आप लोग बना के लिखेंगे। लिखिए केदारनाथ मंदिर, लिखिएगा केदारनाथ मंदिर समिति, इंग्लिश में लिखिएगा केदारनाथ टेम्पल कमेटी और हिंदी में लिखिएगा केदारनाथ मंदिर समिति का गठन। केदारनाथ टेम्पल कमेटी गॉट एस्टेब्लिश, केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1948 में हुआ, 1948। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब हुआ? 1948 में हुआ, यानी कि केदारनाथ टेम्पल कमेटी गॉट एस्टेब्लिश इन 1948। यानी कि केदारनाथ मंदिर को रन करने वाली जो कमेटी है, चलाने वाली जो क्या आपका समिति, ये कब बनी आपका? 1948 में। अब इसके नीचे आगे एक नोट लिखिएगा। नोट में लिखिए केदारनाथ तथा बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, लिखना केदारनाथ एंड बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट। नोट में लिखिएगा केदारनाथ तथा, अब ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नोट कर लो, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केदारनाथ तथा बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट, मंदिर अधिनियम, फिर कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए, 1939 के हैं, 1939 के हैं, लिखना केदारनाथ एंड बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट्स आर ऑफ 1939 के हैं, आर ऑफ 1939, 1939 के हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब अगर इस मंदिर की शैली की बात करें कि किस आर्किटेक्चर में बना है, तो इसके विषय में हमको दो चीजें मिलती हैं। कहीं कहीं लिखा है इसको क्या? कत्यूरी शैली, कहीं कहीं क्या लिखा है? कत्यूरी शैली, और कहीं कहीं इसी को लिख रखा है आपका क्या? नागर शैली। तो आप दोनों लिखिएगा। लिखिए केदारनाथ मंदिर की शैली, लिखना द आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर की शैली, द आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ टेम्पल, द आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ टेम्पल, यानी कि केदारनाथ मंदिर की शैली, केदारनाथ मंदिर की शैली, डैश करके लिखिएगा कत्यूरी ऑब्लिक नागर, डैश करके लिखिए कत्यूरी ऑब्लिक नागर शैली, कत्यूरी ऑब्लिक नागर आर्किटेक्चर। और अगर दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं तो कत्यूरी के साथ जाइएगा, इसको टिक कीजिए। अगर दोनों ऑप्शन में मिलेगा तो कत्यूरी के साथ जाना बाबू, कत्यूरी को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो शैली क्या होगी इसकी? कत्यूरी या नागर शैली होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट, इसमें जो ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया, मतलब जिस पत्थर से मंदिर बना है वो ब्राउन कलर का है, लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए भूरे ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग, लिखना यूज ऑफ लिखिएगा, यूज ऑफ भूरे ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ ब्राउन ग्रेनाइट स्टोन, ब्राउन ग्रेनाइट स्टोन, भूरे ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग, ठीक। चलिए, अब इसका जो गर्भगृह है, वहां जो मूर्ति है मतलब जिसकी पूजा की जाती है, वो त्रिकोण आकृति का एक शिला है। नोट में लिखिएगा, इसको हिंदी में लिखिए, लिखिए मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, त्रिकोणा यानी कि तीन कोने, ठीक है, त्रिकोणाकार इस टाइप से, ठीक है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार ग्रेनाइट शिला, ग्रेनाइट शिला, त्रिकोणाकार ग्रेनाइट शिला मिली है, ग्रेनाइट शिला मिली है, मिली है, ठीक है। अब यहां जो शिव की प्रतिमा पूजी जाती है, यानी कि जो यहां शिव का स्टैच्यू, इसकी पूजा की जाती है, वो पंचमुखी यानी कि 5 मुंह वाले हैं। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए पंचमुखी शिव की पूजा। अगला पॉइंट लिखिएगा पंचमुखी शिव की पूजा, पंचमुखी शिव की पूजा, पंचमुखी शिव की पूजा। बताइए केदारनाथ के पुजारी कौन होते हैं? रावल। जो रावल ब्राह्मण्स हैं या जंगम ब्राह्मण्स अगर इनको बोले, एक्चुअली में ये लोग एंसेस्टर्स हैं किसके? शंकराचार्य के, यानी कि शंकराचार्य के क्या है मतलब क्या बोलेंगे एंसेस्टर्स को? एंसेस्टर्स क्या कहलाएंगे? मतलब वंशज, ठीक है, शंकराचार्य के वंशज है। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए केदारनाथ मंदिर के पुजारी, लिखना द प्रीस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, द प्रीस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर के पुजारी, केदारनाथ मंदिर के पुजारी, द प्रीस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर के पुजारी, फिर कॉमा कीजिएगा, उखीमठ के रावल ब्राह्मण हैं, आर द रावल ब्राह्मण्स ऑफ उखीमठ, उखीमठ के रावल ब्राह्मण हैं, आर द रावल ब्राह्मण्स ऑफ उखीमठ, उखीमठ के रावल ब्राह्मण हैं, आर द रावल ब्राह्मण्स ऑफ उखीमठ, ब्राह्मण हैं। फिर ब्रैकेट इसी के आगे ब्रैकेट बना के लिखिएगा, लिखिए शंकराचार्य के वंशज यानी कि एंसेस्टर्स ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य के वंशज यानी कि एंसेस्टर्स ऑफ शंकराचार्य, और फिर वहीं कॉमा कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, लिखिए मैसूर के जंगम ब्राह्मण, लिखना जंगम ब्राह्मण्स ऑफ मैसूर। किधर पड़ता है मैसूर? कर्नाटक में। मैसूर के जंगम ब्राह्मण, तो इनका जो मेन ओरिजिन है वो मैसूर से है बाबू, और ये लोग जंगम ब्राह्मण्स हैं, इन्हीं को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? रावल ब्राह्मण, ठीक है, केदारनाथ के पुजारी। लिखिए मैसूर के जंगम ब्राह्मण, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा,
ठीक, अब देखिए इसका जो कपाट खुलते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि कपाट महाशिवरात्रि को खुलते हैं, इसके कपाट खुलने की जो तिथि है यानी कि जो डेट है, कपाट खुलने की मंदिर की क्या डेट, वो महाशिवरात्रि के दिन डिक्लेयर की जाती है। यानी कि महाशिवरात्रि के दिन बताते हैं कि कपाट कब खुलेंगे। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए कपाट खुलने की तिथि, कपाट खुलने की तिथि, इसको हिंदी में लिखिएगा, कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि को तय होती है, महाशिवरात्रि को तय होती है, महाशिवरात्रि को तय होती है। अब कपाट खुलने का कोई एक फिक्स डे नहीं है बाबू, ठीक है, मतलब डेट तय किस दिन करते हैं लोग, महाशिवरात्रि की कब खोलेंगे कपाट, ठीक है, महाशिवरात्रि को तय होती है। और कपाट बंद कब होते हैं, भैया दूज के दिन, भाई दूज के दिन, यानी कि दिवाली के टाइम पे हम लोग जो भाई दूज बनाते हैं उस टाइम पे इसके कपाट क्या होते हैं आपके बंद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए केदारनाथ मंदिर के कपाट, हिंदी में लिखिए बाबू उसको, केदारनाथ मंदिर के कपाट, केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज, केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज, भैया दूज के दिन बंद होते हैं, भैया दूज के दिन बंद होते हैं, भैया दूज के दिन बंद होते हैं। और इसी दिन केदारनाथ में उत्सव मनाया जाता है, कौन सा, भतूज या अन्नकूट, कौन सा, भतूज या अन्नकूट। तो क्या लिखा, भैया दूज के दिन बंद होते हैं, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा भतूज, भतूज ऑब्लिक अन्नकूट त्योहार या उत्सव, भतूज ऑब्लिक अन्नकूट फेस्टिवल लिखो, फेयर जो भी लिखते हैं वहां फेस्टिवल लिख लेना, भतूज ऑब्लिक अन्नकूट फेस्टिवल लिखना, भतूज ऑब्लिक अन्नकूट उत्सव या त्योहार जो भी लिखते हैं ब्रैकेट क्लोज करना। अब देखिए जो हमारे 4 के 4 धाम है ना, तो अब शीतकाल में, मतलब अभी ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ पड़ेगी, हाइट में है ना, तो बर्फ पड़ने के कारण यहाँ पूजा संभव नहीं है, मतलब कौन जाएगा इतने ठंडे में। तो इन चारों ही मंदिरों के जो क्या है आपके शीतकालीन, वो अलग अलग जगह पे इनके आवास बनाए गए हैं। यानी कि शीत के मौसम में मूर्तियां उठा के कहीं और क्या की जाती है, आपका ट्रांसफर, और पूजा वहां की जाती है। तो केदारनाथ का कहाँ है, ऊखीमठ। लिखिए मंदिर कौन सा, ओंकारेश्वर। लिखिए, लिखिए केदारनाथ का शीतकालीन आवास लिखना, द विंटर शेल्टर ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ का शीतकालीन आवास द विंटर शेल्टर ऑफ केदारनाथ। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू, हाँ डैश करके इसके आगे लिखिए ओंकारेश्वर मंदिर कोमा ऊखीमठ, ये रुद्रप्रयाग में पड़ेगा बाबू, हाँ लिखना ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर टेम्पल, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर टेम्पल, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ऊखीमठ कोमा रुद्रप्रयाग, ओंकारेश्वर मंदिर, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ऊखीमठ कोमा रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा वो, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 18वीं सदी में इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में इन द 18th सेंचुरी, फिर कॉमा कीजिए, कॉमा करके लिखिएगा, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, क्वीन अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, क्वीन अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, क्वीन अहिल्याबाई होलकर, होलकर सब ब्रांच थी बाबू मराठों की ना, पढ़ा है मराठा, ठीक है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने, क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्टेड केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्टेड केदारनाथ टेम्पल, रिकंस्ट्रक्टेड केदारनाथ टेम्पल, रिकंस्ट्रक्टेड केदारनाथ टेम्पल, ठीक है। एक गुजराती राजा थे बाबू कुमारपाल, ठीक है, तो 1660-1670 के आसपास इन्होंने भी रिकंस्ट्रक्ट किया था। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए गुजराती राजा कुमारपाल ने, लिखना था गुजराती किंग कुमारपाल, अभी कुमारपाल वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अहिल्याबाई का नाम याद रखना, ठीक है। गुजराती राजा कुमारपाल ने, द गुजराती किंग कुमारपाल, गुजराती राजा कुमारपाल ने भी, गुजराती किंग कुमारपाल ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द टेम्पल, कुमारपाल ने भी मंदिर का पुनर्निर्माण किया, मंदिर का पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्टेड द टेम्पल, मंदिर का पुनर्निर्माण किया। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 1660, यानी कि 1660-70, 1660 से 70 के बीच। और ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अहिल्याबाई वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसके गर्भगृह में, यानी कि जहां मूर्ति की पूजा की जाती है, वहां अभिलेख मिले हैं कत्यूरी शैली के। अगला पॉइंट लिखिए, इसको हिंदी में लिखिएगा, लिखिए मंदिर के गर्भगृह में 60-70, 60-70 लिखो, मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में कत्यूरी शैली के, मंदिर के गर्भगृह में कत्यूरी शैली के, कत्यूरी शैली के अभिलेख मिले हैं, कत्यूरी शैली के अभिलेख मिले हैं, कत्यूरी शैली के अभिलेख मिले हैं। अब देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि जो केदारनाथ है ये उत्तराखंड में शिव के 5 केदारों में से एक है ना। तो 5 केदारों में शिव के अलग अलग भाग की पूजा की जाती है। तो केदारनाथ में किस भाग को पूजते हैं? पृष्ठ को, यानी कि पीठ को। लिखिए
लिखिए यहां शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, हेयर द बैक पार्ट ऑफ शिवा। यहां शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, हेयर द बैक पार्ट ऑफ शिवा, हेयर द बैक पार्ट ऑफ शिवा गॉट वर्शिप्ड, शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। अब केदारनाथ के आसपास कुछ कुंड है बाबू, तो अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, लिखना केदारनाथ के पास स्थित कुंड, इंग्लिश में कुंड लिखिए, पॉन्ड लिखिए, एक ही बात है, पॉन्ड्स लोकेटेड नियर केदारनाथ, केदारनाथ के पास स्थित कुंड लिखना और डैश कीजिएगा। चलिए डैश करके पहला लिखिए शिव कुंड, पहला लिखिएगा शिव कुंड, शिव कुंड। दूसरा लिखिएगा रुधिर कुंड, इसका पानी लाल है बोलता हूं, लाल पानी वाली ताल कौन सी उत्तराखंड में? बासुकी ताल। लिखना रुधिर कुंड, रुधिर कुंड के ब्रैकेट में लिखिएगा लाल पानी, यानी रेड वाटर, लाल पानी है वो उसका, ठीक है, रेड वाटर। अब पानी लाल नहीं होगा, इसकी तलहटी पे लाल रंग की चट्टाने होंगी, ठीक है, तभी पानी लाल दिखता है, ठीक है, रुधिर कुंड। तीसरा लिखिएगा, इसके बाद नंबर 3 लिखिए, तीसरा लिखिएगा अमृत कुंड, अमृत कुंड ये मंदिर के पीछे है बाबू, ठीक है, इसको लिखिएगा अमृत कुंड, पीछे लिख लीजिए, बिसाइड जो भी लिखते हैं, बिसाइड तो किनारे हो गया, पीछे के लिए क्या बोलेंगे? बैक पार्ट, ठीक है, इसको लिखना पीछे, पीछे। फिर इसके अलावा 2 और लिखिएगा, एक लिखिएगा आपका रेतस कुंड, एक लिखिएगा हंस कुंड, एक लिखिए रेतस कुंड प्लस एक हंस कुंड। इनके बारे में लिखिएगा पूर्व, ये ईस्ट में है मंदिर के। अब ये नहीं पढ़ना किस डायरेक्शन में, लिखा दे रहा हूं, मतलब पढ़ना नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्ट में, पूर्व में, और लास्ट लिखिएगा उदक कुंड, ये मंदिर के ठीक सामने बाबू, लास्ट लिखिएगा उदक कुंड, इन फ्रंट लिखना, उदक कुंड ये है सामने, इन फ्रंट, ठीक। अब इनमें से 1-2 इंपॉर्टेंट है, जैसे शिव कुंड को टिक कर लो, एक रुद्र कुंड को टिक कर लेना, ठीक है, अमृत कुंड को टिक कर लेना, और रेतस कुंड, ये 3-4 याद रखना हो, ठीक है। कहां किसके आसपास है? केदारनाथ के। शिव कुंड, रुद्र कुंड, अमृत कुंड और रेतस कुंड, इनको टिक कर लेना, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ना, लिखना। अब देखो इस मंदिर के पास में एक बड़ा सा पत्थर भी है, महाशिला, इसको बोलते हैं भैरव झाप, लिखो, लिखना मंदिर के पास भैरव झाप नामक, हिंदी में लिखना उसको, मंदिर के पास भैरव झाप नामक, मंदिर के पास भैरव झाप नामक महाशिला स्थित है, भैरव झाप नामक महाशिला स्थित है, भैरव झाप नामक शिला स्थित है, मंदिर के पास भैरव झाप नामक महाशिला स्थित है, ठीक है। अच्छा, और इसी मंदिर के आसपास समाधि है बाबू, किसकी? शंकराचार्य की ना, आपने वो मूवी देखी थी, ये किसकी, क्या नाम है यार उसका, सुशांत राजपूत की, कौन सी? केदारनाथ। तो उसमें, हाँ, उसमें जब वो बाढ़ आती है तो वो जो पानी उस पत्थर से टकरा के ऊपर से निकल जाता है मंदिर के, वो समाधि स्थल है किसका? शंकराचार्य का। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि यही है, लिखना द टोम्ब ऑफ, TOMB, द टोम्ब ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि यही है, द टोम्ब ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य इज लोकेटेड हियर, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि यही है, द टोम्ब ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य इज लोकेटेड हियर, ठीक है। अब मैं देखो, मैंने अभी बोला था मंदिर के कपाट खुलने का डेट फिक्स नहीं है, वैसे अक्षय तृतीया बोलते हैं, अब ये 13 या 14 अप्रैल में से एक दिन, किसी एक दिन पड़ता है, ठीक है, लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखना, मंदिर के कपाट खुलने की तिथि, लिखना द डेट ऑफ, मंदिर के कपाट खुलने की तिथि, द डेट ऑफ ओपनिंग द डोर्स ऑफ टेम्पल, ओपनिंग द डोर्स ऑफ टेम्पल, मंदिर के कपाट खुलने की तिथि, डैश करके इसके आगे लिखिएगा अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया लिखिएगा इसके आगे, अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के ब्रैकेट में लिखिएगा 13-14 अप्रैल, फिक्स नहीं है, हाँ बाबू, अक्षय तृतीया याद रखिएगा, डेट कोई ऐसा फिक्स नहीं है, 13-14 अप्रैल के आसपास, ब्रैकेट में लिखिएगा 13-14 अप्रैल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक। तो ये हमारा पहला मंदिर था, कहाँ? रुद्रप्रयाग में, और 4 धामों में से पहला धाम था, और 5 केदार में से पहला केदार था, कौन? आपका केदारनाथ। अभी 5 केदार में से 3 केदार कहाँ पड़ते हैं आपका? रुद्रप्रयाग में, तो 2 और यहीं होंगे, कौन कौन से हैं? हाँ, एक तुंगनाथ और तीसरा मदमहेश्वर, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के अगली डालिएगा साइड में, लिखिए मदमहेश्वर नाथ, 1-2 लाइन छोड़ के साइड में अगली डालिएगा मदमहेश्वर नाथ, साइड में डालिएगा मदमहेश्वर नाथ, नंबर 2 लिखिएगा उसको, ठीक है, मदमहेश्वर नाथ, मदमहेश्वर नाथ लिखिए। चलिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए पंच केदारों में से, अमंग द पंच केदार्स, पंच केदारों में से, अमंग द पंच केदार्स, यह दूसरा है, इट इज द सेकंड, यह दूसरा है, इट इज द सेकंड, यह दूसरा है, इट इज द सेकंड। अगला पॉइंट लिखिए, चौखंबा शिखर पर स्थित यह मंदिर, दिस टेम्पल विच इज लोकेटेड, चौखंबा शिखर पर स्थित यह मंदिर,
दिस टेम्पल विच इज लोकेटेड ऑन चौखंबा पीक, चौखंबा शिखर पर स्थित यह मंदिर, दिस टेम्पल विच इज लोकेटेड इन चौखंबा पीक, चौखंबा शिखर पर स्थित यह पर्वत पांडव शैली में बना है, कंस्ट्रक्टेड इन पांडव आर्किटेक्चर, चौखंबा शिखर पर स्थित यह मंदिर पांडव शैली में बना है, कंस्ट्रक्टेड इन पांडव आर्किटेक्चर, पांडव शैली में बना है, कंस्ट्रक्टेड इन पांडव आर्किटेक्चर। बताओ किस भाग की पूजा? नाभि, शिव के नेवल की पूजा की जाती है। लिखो, लिखिए, यहां शिव की नाभि की पूजा की जाती है। हेयर द नेवल ऑफ शिवा गॉट वर्शिप्ड, यहां शिव की नाभि की पूजा की जाती है। हेयर द नेवल ऑफ शिवा गॉट वर्शिप्ड, शिव की नाभि की पूजा की जाती है, शिव की नाभि की पूजा की जाती है। अब देखिए, केदारनाथ का और मदमहेश्वरनाथ का दोनों का शीतकालीन आवास सेम है बाबू, ठीक है। केदारनाथ का कहां था? ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ, इसका भी कहां है? ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास, लिखना द विंटर शेल्टर ऑफ मदमहेश्वर, मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास, द विंटर शेल्टर ऑफ मदमहेश्वर, द विंटर शेल्टर ऑफ मदमहेश्वर। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए ओंकारेश्वर मंदिर कमा उखीमठ, ओंकारेश्वर टेम्पल कमा उखीमठ, ओंकारेश्वर मंदिर कमा उखीमठ, ओंकारेश्वर ऑब्लिक उखीमठ, सॉरी कॉमा करके उखीमठ लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ओंकारेश्वर मंदिर हो गया, जगह कौन सी होगी? उखीमठ। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना इस छत्रयुक्त मंदिर की शैली, इसको हिंदी में लिखिएगा वहां, इस छत्रयुक्त मतलब जो इस मंदिर में छत्र बना है उसकी शैली क्या है? ये ऐसे लिखिएगा, रुकिए ऐसे लिखिए, लिखना इस मंदिर के छत्रयुक्त भाग की शैली लिखिएगा, इस मंदिर के छत्रयुक्त भाग की शैली, इस मंदिर के छत्रयुक्त भाग की शैली, छत्रयुक्त भाग की शैली पांडव ऑब्लिक पंडित शैली है, पांडव ऑब्लिक पंडित शैली है, छत्रयुक्त भाग की शैली पांडव ऑब्लिक पंडित शैली है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना बाबू, मंदिर की शैली बोले या छत्रयुक्त भाग की शैली बोले एक ही बात है, पांडव ऑब्लिक पंडित शैली है। और अगर दोनों ही ऑप्शन में दिख जाएंगे तो पांडव को टिक कर लो, अगर दोनों दिख जाएंगे तो पांडव के साथ जाना बाबू, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा केदार कौन? तुंगनाथ। और एशिया में सबसे ज्यादा हाइट पे लोकेटेड टेंपल भी कौन सा आपका? तुंगनाथ। है डालिए बाबू, नंबर 3 लिखिए, तुंगनाथ और डैश कीजिए, तुंगनाथ और डैश कीजिए। लिखिए इसके आगे डैश करके तृतीय केदार, लिखना थर्ड केदार, इसके आगे लिखिएगा तृतीय केदार यानी कि थर्ड केदार, तृतीय केदार यानी कि थर्ड केदार। किस पर्वत पे? चंद्रकिला। लिखिए, लिखिए चंद्रकिला पर्वत पर स्थित यह मंदिर, लिखना दिस टेंपल विच इज लोकेटेड इन चंद्रकिला पीक या माउंटेन, चंद्रकिला पर्वत पर स्थित यह पर्वत, दिस टेंपल विच इज लोकेटेड इन चंद्रकिला पीक, चंद्रकिला पर्वत पर स्थित यह मंदिर, दिस टेंपल विच इज लोकेटेड इन चंद्रकिला पीक, फिर कॉमा करना, कत्यूर शैली में बना है, इज कंस्ट्रक्टेड इन कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली में बना है, कंस्ट्रक्टेड इन कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली में बना है। तथा यहां एंड हेयर, किस भाग की पूजा? भुजाओं की। तथा यहां एंड हेयर, तथा यहां शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, द आर्म्स ऑफ शिवा, शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, द आर्म्स ऑफ शिवा गॉट वर्शिप्ड, शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, द आर्म्स ऑफ शिवा गॉट वर्शिप्ड, शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। अब तुंगनाथ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा हाइट पे लोकेटेड टेंपल कौन सा है? तुंगनाथ। लिखिए, लिखिए एशिया में, लिखना इन एशिया, एशिया में यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, दिस टेंपल इज लोकेटेड, दिस टेंपल इज लोकेटेड इन मैक्सिमम हाइट, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, दिस टेंपल इज लोकेटेड इन मैक्सिमम हाइट। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, अब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 3684 मीटर यानी कि 3684 मीटर, 3684 मीटर, 3684 मीटर्स, ब्रैकेट क्लोज करना, 84 लिखो, कहीं 80 भी लिखा होगा, एक ही बात है, ठीक है। 3684 मीटर, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट में आके लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यहां रावण शिला स्थित है, इसको हिंदी में लिखिएगा, वो यहां रावण शिला स्थित है, यहां रावण शिला स्थित है, स्थित है, स्थित है। यहां एक, ये जो मंदिर है ना, एक चूहे के लिए फेमस, यहां एक बिना पूंछ का चूहा मिलता है, रुंडा। लिखिए, तथा एंड, तथा यहां बिना पूंछ वाले, तथा यहां बिना पूंछ वाले रुंडा चूहे मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, वो ये अभी एग्जाम में नहीं आएगा ऐसी चीजें, ठीक है। अब यूकेपीएससी एग्जाम करा तो ऐसी चीजें नहीं पूछेगा। तथा यहां बिना पूंछ वाले रुंडा चूहे मिलते हैं,
रुंडा चूहे मिलते हैं, रुंडा चूहे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसे हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हरिहर रीजन, इसे हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हरिहर रीजन, हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां जो पूजा की जाती है वो स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। स्वयंभू मतलब जिसको बनाया नहीं गया, तराशा नहीं गया, जो खुद ही निकला है जमीन से, ठीक है। लिखिए लिखिए, यहां स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। हेयर द वर्शिप ऑफ सेल्फ ओरिजिनेटेड लिंगम लिखना, यहां स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। हेयर द वर्शिप ऑफ सेल्फ ओरिजिनेटेड लिंगम, सेल्फ ओरिजिनेटेड लिंगम इज हेल्ड लिखना, इज हेल्ड, ठीक है। तो स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। अब देखिए, ये पंच केदारों में से एकमात्र ऐसा केदार है जहां के पुजारी स्थानीय लोग होते हैं। अन्य जो 4 केदार है ना, वहां के पुजारी कौन है? जंगम ब्राह्मण। कहां के? मैसूर के, ठीक है। जो किसके पुजारी हैं? शंकराचार्य के। ये एकमात्र ऐसा केदार है पंच केदारों में से जहां के पुजारी लोकल लोग हैं। लिखिए लिखिए, पंच केदारों में यह एकमात्र है, लिखना, इट इज वन एंड ओनली इन पंच केदार्स। पंच केदारों में यह एकमात्र है, इट इज वन एंड ओनली इन पंच केदार्स। पंच केदारों में यह एकमात्र है, इट इज वन एंड ओनली इन पंच केदार्स, कॉमा करना, जहां के पुजारी स्थानीय लोग हैं। वेयर द प्रीस्ट आर लोकल पीपल्स, जहां के पुजारी स्थानीय लोग हैं। वेयर द प्रीस्ट आर लोकल पीपल्स, जहां के पुजारी स्थानीय लोग हैं, ठीक। अब इसके शीतकालीन आवास की अगर बात की जाए तो इसकी शीतकालीन आवास है मुक्कू मठ में, और मुक्कू मठ भी कहां पड़ता है? आपका रुद्रप्रयाग में। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास। लिखिए विंटर शेल्टर ऑफ तुंगनाथ, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास, विंटर शेल्टर ऑफ तुंगनाथ। इसका आगे लिखिए डैश करके मुक्कू मठ, और मुक्कू मठ के ब्रैकेट में लिखिएगा, क्या लिखेंगे? रुद्रप्रयाग। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो इसका विंटर शेल्टर आपका यानी कि शीतकालीन आवास कहां है? मुक्कू मठ में है, और ये भी कहां पड़ता है? आपका रुद्रप्रयाग में। ये भी कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में, ठीक। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया, एग्जाम में किसी प्रैक्टिस में मैंने क्वेश्चन देखा था कि निम्न में से चौपता बुग्याल किस केदार के आसपास फैला हुआ है? तो कौन सा? तुंगनाथ। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, तुंगनाथ के पास चौपता बुग्याल स्थित है। लिखना, चौपता बुग्याल इज लोकेटेड नियर तुंगनाथ। तुंगनाथ के पास चौपता बुग्याल स्थित है। चौपता बुग्याल इज लोकेटेड नियर तुंगनाथ। चौपता बुग्याल इज लोकेटेड नियर तुंगनाथ, ठीक। तो थोड़े से मंदिर और बच गए हैं किसके? रुद्रप्रयाग के। इसको कल खत्म करेंगे हम लोग, ठीक। और अंत में अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।